भाई इन वाक्यों ने बच्चों को बड़ा परेशान कर रखा है। मेरे पास लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, सर वाक्य बता दीजिए, सर वाक्य क्या होते हैं, सर वाक्य पर एक वीडियो बना दीजिए, सर वीडियो कब आ रही है प्लीज बता दीजिए। तो आज चलिए इस वाक्य के ही तोते उड़ाते हैं। अरे भैया तोते बोले तो तुम कहां तितलियां उड़ा रहे हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासोमेनिया में। दोस्तों वाक्य शुरू करने से पहले थोड़े से संस्कारी काम कर लेते हैं, यानी कि वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो उसे हम वाक्य कहते हैं। और इसमें दो चीजें आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। वो क्या है? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। उद्देश्य यानी कि किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि कर्ता, वो होता है हमेशा उद्देश्य। अब जो बात की जा रही है उसके बारे में वो होगा आपका विधेय। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। माता की इच्छा थी कि बेटा परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। तो आप यहां देख रहे हैं कि बात किसके बारे में की जा रही है? माता के बारे में की जा रही है। तो माता क्या है? कर्ता, यानी कि ये होगा उद्देश्य। और बात क्या की जा रही है कि बेटा परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे विधेय। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि रचना के आधार पर भेद, जो कि होते हैं तीन प्रकार के। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं और इनकी टांग खींचते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय मिले आपको, उसके अलावा और कुछ ना मिले, तो सीधे सीधे वो है सरल वाक्य। तो चलिए देखते हैं इसका एक उदाहरण। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहां जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे की बात की जा रही है। तो बच्चा क्या है? यहां पर आपका उद्देश्य है। मैदान में खेल रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ये होगा विधेय। इसके अलावा इस वाक्य में कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। तो चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। पंकज घूमने चला गया। जैसे कि आप देख रहे हैं पंकज के बारे में बात की जा रही है, तो पंकज होगा आपका उद्देश्य और घूमने चला गया यानी कि ये बात की जा रही है किसके बारे में? पंकज के बारे में। तो अब ये क्या बन जाएगा? विधेय। तो चलिए सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज चलते हैं दूसरे भेद पर, यानी कि संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य, इसकी पहचान बहुत आसान है। इसमें सीधे सीधे आपको एक से ज्यादा सरल वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। यानी कि कहा जाए तो अगर पहला सरल वाक्य होगा तो वो कुछ और कह रहा होगा, दूसरा सरल वाक्य जो कि उसी में मिला होगा लेकिन वो कुछ और कह रहा होगा। तो ऐसे ही वाक्य अगर आपको मिले तो वो बनेंगे संयुक्त वाक्य। तो इसकी चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर गए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मजदूरों ने काम करके पैसे लिए, ये एक अलग वाक्य है। घर गए, ये एक अलग वाक्य दिख रहा है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर आश्रित या फिर निर्भर नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसका एक और उदाहरण, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। सफेद गाय शीघ्रता से चर रही है और बछड़ा इधर उधर दौड़ रहा है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सफेद गाय जो है शीघ्रता से चर रही है, यानी कि जल्दी जल्दी चर रही है। ये एक अलग वाक्य दिख रहा है। और बछड़ा इधर उधर दौड़ रहा है, वो बिल्कुल अलग ही वाक्य कह रहा है। यानी कि यहां पर एक दूसरे में से कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े तो हैं मगर एक भी दूसरे पर आश्रित नहीं है। इसके साथ ही संयुक्त वाक्य की पहचान का एक और तरीका है, यानी कि अगर आपको कहीं भी वाक्य में या, तथा, और, किंतु, परंतु, इसीलिए आदि जैसे शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में किया होगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो वो सीधे सीधे कहलाएगा क्या? आपका संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य देखा जाए तो ये संयुक्त वाक्य के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में मैंने आपको बताया था कि आपको दो सरल वाक्य आपस में मिले हुए मिल जाएंगे, यानी कि संबंधित मिल जाएंगे। लेकिन अगर उनको अलग कर दिया जाए या फिर वो दोनों एक साथ भी हैं, तब भी वो अलग अलग अर्थ ही दिखाएंगे, उनका एक अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक इसी का उल्टा आपको मिश्र वाक्य में दो सरल या दो से अधिक भी
आपको आपस में संबंधित मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर मिश्र वाक्य में दो सरल वाक्य आपस में मिले हुए हैं तो पहला वाला जो वाक्य होगा उसे हम मुख्य उपवाक्य कहेंगे, लेकिन जो उसका दूसरा वाला होगा उसे हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे, क्योंकि वो निर्भर होगा किस पे? मुख्य उपवाक्य पर। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि जैसे कि मैंने देखा भी है कई बार, कई वाक्यों में देखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। बड़ा भाई किसकी देखभाल करता है? छोटे भाई की। और छोटा भाई किस पे निर्भर होता है? पूरी तरह से बड़े भाई पर। और ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी अगर पहले वाले वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरे वाले का अर्थ आप नहीं समझ पाओगे, आप अर्थ समझ ही नहीं पाओगे। और अगर हम यहां पर दूसरे वाले को हटा दें तो आप पहले वाले का अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। यानी कि यहां पर अगर किसी को भी हटाया जाए तो अर्थ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी तरीके से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। अब अगर इसमें से मैं पहला वाक्य या फिर दूसरा वाक्य हटा दूं तो आप इनका अर्थ नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए पहले वाले वाक्य को हटा के देखते हैं। यानी कि मैं ये हटा रहा हूं, जैसे ही उसने मुझे देखा, ये मैं हटा देता हूं, दूसरा वाला पढ़ता हूं। वैसे ही वह खिसक गया। कौन खिसक गया भाई? कहां खिसक गया? आप एक अर्थ पर नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब मैं दूसरे वाले को हटा देता हूं, तो पहले वाले को पढ़ते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा, किसने देखा भाई और क्या किया? आपको यहां पर भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने यहां से उसका जो आश्रित वाक्य है वो हटा दिया है, इसलिए आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो चलिए इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जब शीला बाजार गई तो पुस्तक खरीद लाई। अब इसमें से मैं दूसरा हटा देता हूं, पहला वाला पढ़ता हूं। जब शीला बाजार गई, कब शीला बाजार गई भाई? क्यों गई? यहां पर आप क्या है, अर्थ आप नहीं समझ पा रहे, जो एक सटीक अर्थ होना चाहिए वो आप समझ नहीं पा रहे। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पहले वाले वाक्य को हटा देता हूं, दूसरे वाले को पढ़ते हैं। तो पुस्तक खरीद लाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। तो पुस्तक खरीद लाई, इसका तो अर्थ आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों पुस्तक खरीद लाई? किस लिए पुस्तक खरीद लाई? कहां जाके पुस्तक खरीद लाई? तो इसका कोई भी सटीक अर्थ आपको नहीं दिख रहा होगा। मिश्र वाक्य की पहचान का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। अगर आपको कहीं भी दो वाक्य जब जुड़ रहे होंगे, उनके बीच में जो जोड़ने वाला शब्द है उसमें अगर आपको कहीं भी कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तदापि, जब, तब, जैसे, वैसे, जो, जिसे, जिसने जैसे शब्द आपको अगर मिल जाए तो सीधे सीधे आप मिश्र वाक्य उस पर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं मेन मुद्दे की बात, यानी वाक्यों के रूपांतरण की बात, जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और उन्हें रूपांतरण करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रूपांतरण शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम सरल वाक्य को बदलेंगे मिश्र वाक्य में, या फिर सरल वाक्य को बदलेंगे संयुक्त वाक्य में, या फिर हम संयुक्त को सरल में बदलते हैं, संयुक्त को हम मिश्र में बदलते हैं, या फिर मिश्र को संयुक्त और संयुक्त को हम सरल में बदलते हैं, तब आपको ये वाक्य बनाने कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि ये वाक्य बनते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको संयुक्त वाक्य पहचानना हो तो मैंने आपको ये सारे शब्द बताए थे, और जब भी आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी हो तो मैंने आपको ये सारे शब्द बताए थे कि इन सारे शब्दों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक जब आपको सरल शब्द से संयुक्त बनाने हो तो आप इनमें से ही किसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि दो वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो इनमें से ही किसी का प्रयोग करेंगे। और जब आपको सरल से मिश्र बनाना होगा तो आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी आपका ये जो रूपांतरण होगा वो सही होगा। ठीक ऐसे ही अगर आप संयुक्त से आपको मिश्र में जाना है तो आप जब संयुक्त का जो वाक्य होगा उसको आपको मिश्र में बदलना होगा तो आपको मिश्र वाले शब्द लेने होंगे। ठीक है, ऐसे ही जब मिश्र से आप संयुक्त में जाओगे तो आपको सीधे सीधे
संयुक्त वाले शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा जो पहचान के शब्द हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपने करना सीख लिया तो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में से 4 से 5 नंबर या फिर 3 से 4 जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा 3 4 5 का, वो आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, गलत किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसके एक एक करके उदाहरण देखते हैं रूपांतरण के। तो सबसे पहले बदलते हैं सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में। सरल वाक्य था आपका मेहनती लोग उन्नति करते हैं। देखिए मेहनती लोग एक अलग वाक्य बन सकता है, एक अलग वाक्य बन सकता है। उन्नति करते हैं, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो लोग मेहनती होते हैं वे लोग उन्नति करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो लोग मेहनती होते हैं वे उन्नति करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में कोमा लगा हुआ है। जो लोग मेहनती होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सरल वाक्य में लिखा हुआ था मेहनती लोग, हम यहाँ लिख सकते हैं जो लोग मेहनती होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सरल वाक्य है राम का सब कुछ खो गया। अब हमें इसे बदलना है मिश्र वाक्य में। तो हम पहले सरल वाक्य को समझते हैं। राम का सब कुछ खो गया, यानी कि उसके पास कुछ था वो खो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राम के पास जो कुछ भी था वह खो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मिश्र वाक्य जो होगा उसमें एक से ज्यादा आपको वाक्य मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये मिश्र वाक्य सही है या गलत। तो मैं यहाँ पर पहला वाक्य हटा देता हूं, दूसरे को पढ़ता हूं। वह खो गया, कौन खो गया, कहां खो गया, किधर खो गया। अर्थ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है सटीक, जो कि मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने पहले वाले को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरे वाले को अलग कर देते हैं और पहले वाले को करते हैं। राम के पास जो कुछ भी था, क्या था, क्या था उसके पास, यहाँ पर हमें अर्थ इसका नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको पूरा पढ़े, राम के पास जो कुछ भी था वह खो गया, यानी कि उसके पास जो भी पूंजी थी वो खो गई। अब चलते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य की। मिश्र वाक्य है मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। देखिए सरल वाक्य बहुत प्यारा बनेगा इसका, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एक उद्देश्य रखना है, एक विधेय रखना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए और ये पूरा एक वाक्य होना चाहिए। यही सरल वाक्य का नियम था, ठीक है। तो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। मिश्र वाक्य है जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिश्र वाक्य है, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हुए। सरल में बदलना है तो बहुत आसान है, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि जिनने परिश्रम किया वही उत्तीर्ण हुए। सरल वाक्य है, एक अर्थ निकल रहा है। तो अब आगे चलते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य की ओर। सरल वाक्य है माँ के आ जाने से बच्चे प्रसन्न हो गए। अब आपको इसको संयुक्त में बदलना है। संयुक्त का नियम मैंने आपको बताया था कि दोनों के अर्थ वाक्य तो मिलेंगे मगर दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे और आप इसको बनाने में उन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो संयुक्त वाक्य है माँ आई कौमा अतः बच्चे प्रसन्न हो गए। माँ आई अलग अर्थ दिख रहा है, बिल्कुल। बच्चे प्रसन्न हो गए अलग अर्थ दिख रहा है, यानी कि संयुक्त वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोपहर होते होते हम इलाहाबाद पहुंचे। अब आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, यानी कि दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। दोपहर हुई अलग अर्थ दिखा रहा है और हम इलाहाबाद पहुंचे ये अलग अर्थ दिखा रहा है। दोपहर हुई अलग अर्थ है, हम इलाहाबाद पहुंचे अलग अर्थ है। और देखिए इसमें बीच में आप और का प्रयोग किया गया है, यानी कि वाक्य बनाने में यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, संयुक्त वाक्य के जो पहचान के शब्द हैं उनका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब रूपांतरण करते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य है मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इसको सरल बनाना है, यानी कि एक वाक्य होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। देखिए बहुत प्यारा वाक्य बनाया हुआ है और इसका एक ही अर्थ है, मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। इसका एक और उदाहरण समझ लेते हैं। मदन आया और चला गया।
मदन आया अलग अर्थ, चला गया अलग अर्थ, और का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में बदलना है इसे, यानी कि अब इसे एक कर देना है, दो वाक्य को एक कर देना है और एक ही अर्थ होना चाहिए। मदन आकर चला गया, आपको दिख रहा है मदन आया और चला गया, आपको दिख रहा है मदन आकर चला गया, एक अर्थ। तो चलिए अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य है आपका पिताजी आए और माताजी चली गई। यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। पिताजी आए अलग अर्थ, माताजी चली गई अलग अर्थ। अब हमें इसे मिश्र में बदलना है, यानी कि एक दूसरे पर इन्हें निर्भर करना है। जैसे ही पिताजी आए कौमा वैसे ही माताजी चली गई। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे वैसे, यहाँ पे आपको दो शब्द मिल गए होंगे ऐसे, जो मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं, मिश्र वाक्य की पहचान के लिए प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर एक अर्थ निकल गया है, जैसे ही पिताजी आए वैसे ही माताजी चली गई। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा नाचती है। संयुक्त वाक्य है आपका कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा नाचती हैं, और का प्रयोग है यानी संयुक्त है सीधा सीधा। अब मिश्र में इनका एक अर्थ निकालना है, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये मिश्र वाक्य है। तो हम पहले वाले वाक्य को हटा देते हैं, दूसरे वाले को पढ़ते हैं। तब राधा नाचती है, भैया कब राधा नाचती है, नहीं अर्थ निकलना है। तो अब दूसरे वाले को हटाते पहले वाले को पढ़ते हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं, हाँ तो तब क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यानी कि अर्थ इसका स्पष्ट नहीं है। और अगर इन दोनों को मिला देते हैं, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो राधा नाचती है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है और एक ही अर्थ निकल रहा है। अब है अंतिम रूपांतरण, यानी कि मिश्र से संयुक्त वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य है, ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दो वाक्य हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसको हमें संयुक्त में बदलना है, यानी इसे अलग अलग कर देना है और इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। बरसात शुरू हुई, हाँ जी अलग बिल्कुल अर्थ है। मैंने छतरी लगा ली, एक अलग अर्थ दिख रहा है बिल्कुल। बीच में और का प्रयोग किया हुआ, यानी कि वाक्य बनाने में और का प्रयोग किया गया है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। मिश्र वाक्य है आपका, जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मैं सो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वाक्य हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित हैं, खाना खाया और वो सो गया। इसे संयुक्त में बदलना है, यानी कि हमें बीच में उनके चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो शब्द हैं जिनसे पहचान होती है। मैंने खाना खाया और सो गया, देखिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वाक्य रूपांतरण बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको वाक्य के सारे भेद भी याद हो गए होंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए है प्लस पॉइंट। दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न नहीं आता कि वाक्य की परिभाषा बताइए, वाक्य के भेद बताइए, ये प्रश्न कभी नहीं आता। प्रश्न ये आता है कि आपको 4 वाक्य दे दिए जाएंगे, आपको 3 वाक्य दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें से आप सरल वाक्य की पहचान कीजिए, इसमें से आप मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए, इसमें से आप संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। या फिर क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है और ये पूछा ही जाता है, ये आप लिख लीजिए, अपने आगे दीवार पे लगा लीजिए, आप रट लीजिए, आपकी मर्जी है। पूछा ये जाता है कि आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, सरल वाक्य होगा उसको आपको बदलना होगा, संयुक्त वाक्य में उसको आपको बदलना होगा, या फिर मिश्र वाक्य में आपको मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा, बदलना होगा उसे किसमें, संयुक्त में या फिर सरल में, या फिर आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा उसे बदलना पड़ेगा किसमें, मिश्र में या फिर सरल में। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे 3 से 4 नंबर में आता है और आप अब तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको भी कोई हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जल्दी से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।